वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रदीप चौधरी। यूपी पुलिस, एसएससी और उससे समकक्ष सभी परीक्षाओं के लिए संविधान पढ़ा रहे हैं हम लोग। और संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए, फिलहाल संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं हैं, लेकिन इससे पहले 18 हुआ करती थी। तो 18 के बाद 4 भाषाएं जो जोड़ी गई वो 92 अमेंडमेंट 92 में संविधान संशोधन 2003-2004 के तहत जोड़ी गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी उल्लेख है? तो देखिए, राजभाषा संबंधी उल्लेख जो है 343 से 351 तक है। आपको बताना है कि किस भाग में है। हालांकि ये मैं कई बार बता चुका हूँ, कई सारी वीडियो में ये मैं सेम बात जो पढ़ा चुका हूँ कि ये कौन सा भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो क्या होता है? देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों का उल्लंघन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रवर्तन, न्यायालयों की सभी प्रकार की रिट भारी नहीं, ये जारी है, इस पे जारी करने की शक्ति पर प्रतिबंध। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20 से 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। और 20 और 21 में क्या है? 20 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसमें है गरिमा के साथ, 21 में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। मतलब कुल मिलाकर आपको विधि के समक्ष जो समता है, यानी आप ये समझ लीजिए कि बिना कानून के कोई आपको मार नहीं सकता है कानूनन तौर पर। जैसे अगर सरकार किसी व्यक्ति को मारती है या किसी व्यक्ति को किसी अपराध में मारना चाहती है तो सरकार नहीं मार सकती, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको जेल में ही सजा सुनाते हैं। ये वो जो सजा होती है फांसी की सजा, या आप इसको बोल सकते हैं हैंग टिल डेथ। तो ये जो सजा है ये केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट ही आपको दे सकते हैं, आपको नहीं, किसी को भी, मैं ये बता रहा हूँ। तो इसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो देखिए, संघीय प्रकृति जो होती है संविधान की वैसी ही बनी रहती है, लेकिन जो राज्य प्रवृत्ति है, मतलब जो राज्यों को जो पावर मिली होती है वो खत्म हो जाती है और वो संघ के पास चली जाती है। राज्य की पावर कहाँ चली जाती है? संघ के पास। राज्य के पास अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, आर्टिकल 352 अगर लगा हुआ है, आर्टिकल 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो राज्यों के पास या राज्य सरकारों के पास कोई भी शक्ति नहीं बचती है। शक्ति पूरी की पूरी केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महोदय के हाथ में चली जाती है, वही जो करेंगे वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों से राष्ट्रीय आपात घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण, युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव। देखिए, इसका सही आंसर है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। पहले 1944 से पहले जो 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले ये जो आपातकाल लगाया जा सकता था, तो ये आपातकाल लगाया जाता था आंतरिक अशांति के आधार पर, और इसी आंतरिक अशांति के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो जब इसका दुरुपयोग किया गया तो पता चला कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, तो फिर 44वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें लिख दिया गया कि आंतरिक अशांति नहीं, क्योंकि आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं थी। कुल मिला के मान लीजिए सरकार को लगा कि ये लोग हमारी बात नहीं मान रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ था या जैसे CAA NRC पर जो आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम पर सरकार अगर चाहती तो आपातकाल लगा सकती थी, अगर 44वां संविधान संशोधन ना हुआ होता तो। लेकिन अब नहीं लगा सकती है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। तो आपको पता होगा ये दोनों विद्रोह सशस्त्र नहीं थे, इसीलिए
जो कोई भी अगर आंदोलन करते हैं, कोई भी जो भी करते हैं, जो भी नेता करवाते हैं या करते हैं, वो सब इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वो सशस्त्र विद्रोह न हो। अब आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है आंतरिक अशांति के आधार पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? देखिए सबको पता है, ये संविधान की 8वीं अनुसूची में, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की राजभाषा क्या है? देखिए बहुत ही आप समझ लीजिए ट्रिकी क्वेश्चन है। तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कार्यों की भाषा कौन सी है? ये अंग्रेजी है। बाकी भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है। ये नहीं कह सकते कि कोई भी राजभाषा नहीं है, भारत की राजभाषा है हिंदी। अच्छा इसके बाद देख लेते हैं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो यानी ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा कौन सी भाषा होगी जो मान्यता प्राप्त होगी? तो इसका सही आंसर है हिंदी। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारत की राजभाषा कौन सी है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है। तो ये वही कहना चाह रहे हैं, शब्द बदल दिए हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये दर्जा प्रदान किया गया है आर्टिकल 343 का फर्स्ट 343 का फर्स्ट के तहत ये जो हिंदी है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो सबको पता है कि संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति महोदय एक प्रशासक को नियुक्त करते हैं। तो ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा नियुक्त प्रशासक जिसको बोलते हैं एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको बोलते हैं एलजी। तो जैसे आपको पता होगा दिल्ली में केजरीवाल और एलजी के बीच में बार बार विवाद होता रहता है, या चंडीगढ़ में भी एलजी होते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है? अभी मैंने बताया उपराज्यपाल, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है? तो चंडीगढ़ के जो प्रशासक होते हैं उनको मुख्य आयुक्त के नाम से जाना जाता है, लेकिन होते वो भी एलजी लेवल के ही हैं। और उनको नियुक्त कौन करता है? माननीय राष्ट्रपति महोदय या माननीय महामहिम महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा आप इनका। केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? अभी मैंने बताया राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का। संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासन की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय। ये मत सोचिएगा कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत लोग जो हैं भाषा अलग देखते हैं तो वो चकरा जाते हैं कि पता नहीं ये क्या है। तो इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है कि हर एक भाषा में कैसे भी लिखा हुआ हो आप इसको मिस न कर दें। संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो जो संघ शासित क्षेत्र हैं जिनके लिए अपनी विधायिका नहीं है उनके लिए संसद निर्माण करती है किसका? वहाँ की विधि का। विधि का मतलब कानून, या कुछ बदलना है या कुछ बढ़ाना है या कुछ कम करना है, उस सब का कौन करती है? संसद। एक बात और बताइए, संविधान संशोधन कौन करता है? तो देखिए संविधान संशोधन भी संसद ही करती है, संविधान संशोधन कोई और नहीं कर सकता। इसके बाद भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए मैं और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे किसका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली का, दिल्ली का अपना खुद का उच्च न्यायालय है। इसके बाद भारत में वर्तमान समय में भारत के किस राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है? तो ऐसे कौन कौन से मंत्रिपरिषद हैं या विधानसभा हैं जहाँ पर विधानसभा या उसका गठन होता है? संघ राज्य क्षेत्र कौन से? सबको पता होगा दिल्ली है,
अब इसके बाद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पांडिचेरी है कि लक्षद्वीप है, क्या है, तो दिल्ली है, तो दिल्ली के साथ चंडीगढ़ भी है, ये दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दल दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफिकेशन लॉ, ये आता है अनुसूची 10 में, अनुसूची 10। तो ये क्या है दल बदल कानून, क्या है, क्या सिस्टम है इसका? पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इसके मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए जाता है तो उसके कौन कौन से अधिकार हैं, क्या अधिकार उसके हटा दिए जाएंगे, क्या क्या अधिकार उसके रखे जाएंगे, क्या वो दोबारा मंत्री रहेगा कि नहीं रहेगा अगर मान लीजिए किसी सरकार में मंत्री है तो, ये सब चीज़ें जो हैं दल बदल विरोधी कानून में है और ये 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और ये क्या था, ये था 10वीं अनुसूची में। जोड़ा क्यों गया? क्योंकि एक नेताजी ऐसे थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 पार्टी बदल ली थी, इसलिए इसको देखते हुए फिर इसको जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा संसद के पक्ष में परिवर्तन करने के लिए निषिद्ध करता है? तो कौन सा संविधान संशोधन जो है संविधान के पक्ष में परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? तो ये है 52वां संविधान संशोधन। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए सभी संविधान के सभी सदस्य चाहें कि हमारी तनख्वाह अभी जो 1 लाख है वो फटाफट से 20 लाख हो जाए सभी लोगों की, तो वो तो सब चाहेंगे कि 20 लाख हो जाए। इसमें पैसा किसका जाता है? पैसा जनता का जाता है। तो इसलिए अचानक से कोई भी ऐसा हाइप नहीं कर सकते वो, जिससे कि केवल उन जनता को लगे कि अपने लिए ही कर रहे हैं। हालांकि वो धीरे धीरे सब मिलजुल कर करते रहते हैं, पर बहुत ज़्यादा अचानक से हाइपरली नहीं कर सकते 52वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो मैंने अभी बताया था दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो ये जो निर्णय करने का अधिकार है, ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। किनको दिया गया है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि वो जिसने दल बदल किया था वो व्यक्ति योग्य बचे हैं अभी चुनाव के कि नहीं। तो झारखंड का गठन कब हुआ? झारखंड का गठन कब हुआ? बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए मैं इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। तो इसकी ट्रिक है छ उ झा। छ, देखिए रुक जाइए, छ उ झा, छ उ झा और 1915। आप इसको याद रख सकते हैं, 1915 या 1915। और ये नवंबर और ये सन 2000। तो देखिए छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000। ऊ से है उत्तराखंड, उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर सन 2000। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर सन 2000। अब क्या पूछा गया है इसमें? इसमें पूछा गया झारखंड, तो 15 नवंबर सन 2000 याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक में बता दी है। सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। सिक्किम सदा से भारत में नहीं था, सिक्किम को बाद में भारत में जोड़ा गया। तो भारत में सिक्किम जो है भारत का अभिन्न अंग कौन से संविधान संशोधन के तहत बना? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था। अब आप बताइए कि कौन से सन में जोड़ा गया था? और गोवा को भी भारत में जोड़ा गया था। गोवा पर अधिकार जो था पुर्तगालियों का था, तो गोवा को भी भारत में जोड़ा गया था। और ये जो है इसमें सैन्य कार्रवाई की गई थी। अच्छा एक और था हैदराबाद। हालांकि ऐसी तो 3 रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद को जोड़ा गया था भारत में। और हैदराबाद की जो रियासत थी वहाँ का वो राजा था निजाम। तो निजाम से जब जोड़ा गया तो निजाम डर के भाग गया था पाकिस्तान। अब मुझे ये बताइए कि जिस ऑपरेशन के तहत जोड़ा गया था वो ऑपरेशन कौन सा था? चलिए बता देता हूँ, ऑपरेशन पोलो। ये पुलिस का ऑपरेशन था, आर्मी का नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये पुलिस का ऑपरेशन था, आर्मी का ऑपरेशन नहीं था।
तो ऑपरेशन पोलो के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो किया और उसके तहत हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया। ये जो हैदराबाद रियासत थी इसका शासक था निजाम, वो नहीं चाहता था भारत में आना, उसका दिमाग ज़्यादा खराब था, इस पर बाद में इसको मिलाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। तो जो 11वें वित्त आयोग थे उन्होंने क्या कहा था, ये कैसा राज्य है? विशेष वर्ग का राज्य है। विशेष वर्ग मतलब एक पूरी 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 कम्युनिटी, उत्तराखंड वाली जो पहाड़ी कम्युनिटी है वो पहाड़ी कम्युनिटी पूरी की पूरी उत्तराखंड में रहती है, इसी हिसाब से इसको बांटा गया था और विशेष राज्य का दर्जा भी दिया गया था। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के साथ मिलकर नया राज्य निर्माण कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है ओनली, कोई और नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? संसद। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? देखिए मैंने एक ट्रिक की वीडियो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस चीज़ों को पढ़ लेंगे तो आपको सभी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। हालांकि इसका आंसर जो ऑस्ट्रेलिया, पर फिर भी मैं उसको आपको दे दूंगा और वीडियो खत्म होने के बाद भी आपको दिख जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद जय भारत।